हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मुझे पता है कि गांव की चौपाल और भूतिया कहानियाँ के पहले पार्ट के बाद आप सभी दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दूसरा पार्ट लाने में मैंने थोड़ी देरी कर दी थी। मैं ये भी जानती हूँ कि आप दूसरे पार्ट के बाद तीसरे पार्ट का इंतज़ार भी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। इसीलिए आपका इंतज़ार और न बढ़ाते हुए मैंने दादू भैया के यहाँ अलाव जला दी है और अब इंतज़ार है अलाव के पास बैठकर कहानी सुनाने वालों का। वो सभी आ जाएं, फिर शुरू करते हैं कहानियों का सिलसिला। वैसे पिछली दोनों कहानियाँ अधूरी रह गई थी। हो सकता है आज वो पूरी हो जाए या फिर हमें उनके अलावा कई कहानियाँ सुनने को मिले। ये तो दयाराम काका, लल्लू भैया, नीरज, सजीवन और राजा के आने के बाद ही पता चलेगा। दादू भैया तो अलाव जलाकर उन सभी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक वो सभी आते हैं तब तक हमारे चैनल से नए जुड़े व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, जिन्होंने भी गांव की चौपाल के पिछले दोनों पार्ट्स में से किसी भी पार्ट को मिस किया है तो आज की चौपाल का हिस्सा बनने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख ले, तभी तो आज की कहानियाँ सुनने का मज़ा आएगा। और हाँ, अगर आप कहानी सुनने का दुगना मज़ा लेना चाहते हैं तो चौपाल में शामिल होने से पहले अपने साथ होरा ज़रूर रख लेना। ये भी एक सवाल है कि होरा क्या है। आपको इस सवाल का जवाब कहानी में आगे मिल जाएगा। ओ भाई लल्लू, क्या कर रहा है? चल, दादू के घर चौपाल में बैठने का समय हो गया है। दयाराम काका लल्लू भैया को आवाज़ लगाते हुए बोले। थोड़ा सब्र कर ले, क्यों बेसब्रा हुआ जा रहा है? अभी मैं खाना खा रहा हूँ, आ तू भी खा ले। लल्लू भैया ने घर के अंदर से जवाब दिया। मैं खाना खा कर आया हूँ। आज तेरी बहू ने तुझे समय से खाना नहीं दिया क्या, जो अभी तक खा रहा है? या फिर तू उन सबके हिस्से का खाना अकेला ही खा जाएगा? दयाराम काका हंसते हुए बोले। लल्लू भैया के खाना खा लेने के बाद दयाराम काका और वो दादू भैया के घर की तरफ चल दिए। दादू भैया के घर की तरफ जाते हुए दयाराम काका की नज़र शंभू बब्बा पर पड़ी। वो भी बांस के डंडे के सहारे धीरे धीरे चलते हुए दादू भैया के घर की तरफ जा रहे थे। कहाँ जा रहा है बब्बा? लालू भैया ने पूछा। वहीं जा रहा हूँ जहाँ तुम दोनों जा रहे हो, उन्होंने जवाब दिया। ओहो, फिर तो आज तेरी ही कहानी सुनेंगे तब, दयाराम काका बोले। शंभू बब्बा गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों में से एक थे। वो बहुत ही कम घर से बाहर निकलते थे, लेकिन जब भी घर से बाहर निकलते तो दादू भैया के घर चौपाल में शामिल होने ज़रूर जाते। उस शाम भी वो चौपाल में शामिल होने ही जा रहे थे। जब वो तीनों दादू भैया के घर पहुँचे तो वहाँ पहले से ही राजा, नीरज और सजीवन अलाव के सामने बैठे होरा खा रहे थे। दयाराम काका और लल्लू भैया के लिए अलाव के पास ही बिछौना पहले से ही बिछा हुआ था, लेकिन शंभू बब्बा को देखकर राजा और नीरज अपना बिछौना देने के लिए खड़े हो गए। उन्हें टोकते हुए दादू भैया बोले, अरे तुम दोनों बैठो, शंभू के लिए मैं कुर्सी मंगवाता हूँ। रामा की माँ, शंभू के लिए कुर्सी लाना तो, और थोड़ा होरा भी ले आना। दादू भैया की आवाज़ लगाने के कुछ देर बाद सोना भाई एक लकड़ी की कुर्सी और एक बांस की टोकरी में होरा लाकर अलाव के पास रख देती हैं, जिस पर शंभू बब्बा बैठ जाते हैं। वो सभी लोग भी अलाव के पास व्यवस्थित बैठ जाते हैं और होरा खाने लगते हैं, जिसके बाद राजा अपने आसपास देखने लगा। क्या हुआ, तू किसे ढूंढ रहा है? नीरज ने पूछा। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जो कल अपनी कहानी आधी छोड़कर ही चला गया था, राजा हंसते हुए बोला। तू तो ऐसे ढूंढ रहा है जैसे वो तुझे दिख ही जाएगा। वो सिर्फ शाम को ही दिखता है। शाम आए तो बताए वो कहाँ है? सजीवन भी हंसते हुए बोला। शाम यहाँ नहीं है, अपने मामा के यहाँ गया है। रात में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और परसों की रात जैसे ही अजीब बातें कर रहा था।
इसीलिए उसके माँ बाप उसकी झाड़ फूँक करवाने वहाँ ले गए हैं, दादू भैया बोले। चौंकते हुए सजीवन बोला, इसका मतलब श्याम कल रात जो कहानी सुना रहा था वो भूत की कहानी नहीं बल्कि भूत की ही सुनाई हुई कहानी थी। इसका मतलब हमारी चौपाल में भूत भी आता है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। पिछली रात जब श्याम कहानी सुना रहा था तब दादू भैया के अलावा वो सभी समझ रहे थे कि श्याम कोई सुनी हुई कहानी सुना रहा है और एक बच्चे की कहानी समझकर वो सभी उसका मन रखने के लिए उसकी कहानी सुन रहे थे। उसकी इस बात पर कि कोई भूत उसे अपनी कहानी सुना रहा है और वो उसकी बात दोहरा रहा है, किसी को भी यकीन नहीं था। लेकिन अभी दादू भैया की बातें सुनकर उन सभी को यकीन हो गया कि सच में ही उनकी चौपाल में एक भूत आता है जिसे सिर्फ श्याम देख सकता है। ये जानकर कि कल रात चौपाल में एक भूत शामिल हुआ था, दादू भैया के अलावा वो सभी सहम गए और एकदम शांत हो गए। शंभू बब्बा को नहीं पता था कि वो सभी किस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पूछा और दादू भैया ने उन्हें पूरी बात बताई। उसके बाद शंभू बब्बा बोले, तुम सब यहाँ भूत की कहानियाँ सुनने और सुनाने आते हो और इस बात से डर रहे हो कि तुम्हारी कहानियाँ सुनने एक भूत आता है। अरे जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब भूतों और चुड़ैल से अपने खेत का काम करवाता था। शंभू बब्बा की बात सुनने के बाद वो सभी बहादुर बन गए, जबकि अंदर ही अंदर डर रहे थे। वो सभी ये सोच सोच कर परेशान थे कि वो भूत न जाने किसके पास बैठा होगा, क्योंकि उसे सिर्फ श्याम देख सकता था जो कि उस वक्त वहाँ पर नहीं था। वो सभी ये भी सोच रहे थे कि अगर वो भूत अपनी कहानी सुनाने आया और श्याम को न पाकर गुस्सा हो गया तो न जाने क्या करेगा। लेकिन शंभू बब्बा के सामने बहादुर बनने के चक्कर में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तुम सबका डर खत्म हो गया हो तो कहानी सुनाना शुरू करो। दयाराम काका बोले, नीरज तू अपनी कल की अधूरी कहानी पूरी कर। मैं तो कल से सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि आगे क्या हुआ होगा। अब मुझसे और सब्र नहीं होता। राजा बोला, नीरज की कहानी बाद में सुनेंगे, पहले शंभू बब्बा की कहानी सुनते हैं। तुम सब तो यहाँ रोज़ आते हो, वो कभी कभी आता है। आज के बाद न जाने उसकी कहानी सुनने का मौका कब मिलेगा, दादू भैया बोले। वो सभी दादू भैया की बात से सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद शंभू बब्बा कहानी सुनाना शुरू करते हैं। तुम सब यही चाहते हो कि मैं कहानी सुनाऊं, तो फिर मैं तुम सबको आज सर कटे प्रेत की कहानी सुनाता हूँ। ये लगभग 60-70 साल पहले की बात है। अभी मेरी उम्र लगभग 80-85 साल होगी। तब मैं 20-25 साल का था और इस गांव में नहीं बल्कि किसी और गांव में रहता था। उस समय एक बहुत भयंकर बीमारी आई थी। इसमें गांव के गांव मौत की नींद सो जाते थे। उस महामारी में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता था। उस महामारी से बचने के लिए गांव के सभी लोग अपने अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे। मैं भी अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर मौत से भागने की कोशिश कर रहा था। हम सब मिलकर 200-250 लोग थे, जिनमें औरतें, बूढ़े और बच्चे शामिल थे। हम सब सुबह के वक्त अपना गांव छोड़कर निकले थे और शाम को एक नदी के किनारे डेरा डाला। वहीं पास ही जामुन का एक बहुत बड़ा पेड़ था। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसी पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया। वो बहुत पुराना पेड़ था, जिसकी आधे से ज़्यादा शाखाएं सूख चुकी थी। हम सभी गाँव वाले अपने साथ कुछ दिनों का राशन जैसे आटा, नमक और दाल लेकर चले थे। शंभू बब्बा की बात बीच में काटते हुए सजीवन बोला, सभी गांव वाले सिर्फ कुछ दिनों का राशन लेकर चले थे। जब वो ख़त्म हो जाता तो फिर वो क्या खाते। हम सब ने हमेशा हमेशा के लिए गांव नहीं छोड़ा था, बल्कि कुछ दिनों के लिए गांव से दूर हुए थे ताकि हम महामारी से बच सके, क्योंकि हमारे पड़ोस के गांव के लोग मर रहे थे और हम उनसे दूर जाना चाहते थे। हम सभी गांव वालों ने मिलकर दाल और बाटी बनाई और खाकर सो गए। हम सब दिन भर चलकर थक गए थे, तो पेट भर खाना मिलते ही नींद आ गई। मैं और मेरी पत्नी बच्चों को बीच में सुलाकर उनके अगल बगल सो रहे थे।
वो रात का तीसरा पहर था। तब मेरी नींद खुली तो मुझे रात के अंधेरे में ज़मीन पर सो रहे लोगों के बीच एक काली परछाई घूमती हुई दिखाई दी। उस वक्त मैं कुछ सोचने की हालत में नहीं था, क्योंकि थकान की वजह से नींद मुझ पर हावी थी। तो मैं पेशाब करके फिर सो गया। उसके बाद मैंने सपने में किसी को खुद के सिर पर हमला करते देखा और मेरी नींद खुल गई। मैं हड़बड़ा कर उठकर बैठा तो मैंने देखा कि वही काली परछाई मेरे पैर के पास खड़ी है। मुझे लगा शायद वो हम में से ही एक है, जो रात में पेशाब करने या पानी पीने के लिए उठा है। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके पैर से होते हुए उसके कंधे तक गई तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस अंधेरी रात में मुझे उस परछाई के हाथ, पैर और कंधे तो दिखे, लेकिन उसका सर दिखाई नहीं दिया। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और अपने कुल देवता को याद करने लगा। मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी देर बाद आंखें खोली थी, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो वो परछाई वहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं सिर्फ उसी परछाई के बारे में सोचता रहा। वैसे तब से मैं भूतों से बहुत ज़्यादा डरता था। सुबह होते ही गांव वालों ने उसी जगह पर रुकने का फ़ैसला किया, क्योंकि वहाँ आसपास कोई भी गांव नहीं था। पास में नदी थी और नदी के पास ही एक बहुत बड़ा बगीचा भी था। सभी गांव वाले अपना अपना सामान लेकर उसी बगीचे में चले गए। रात में जो कुछ भी मैंने देखा था उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वहाँ नहीं रुकना चाहता था। लेकिन मैं गांव वालों से अलग होकर कहीं नहीं जाना चाहता था, इसीलिए मजबूरन मुझे उनके साथ ही रुकना पड़ा। दिन तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन रात आते ही मुझे चारों तरफ वही बिना सिर वाली परछाई दिखाई देने लगी। मैं सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था, इसीलिए मुझे चारों तरफ वही दिखाई दे रही थी। सभी गांव वाले खाना खाकर गहरी नींद में सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात का तीसरा पहर जैसे ही शुरू हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर किसी ने हाथ रखा और मैं एकदम से चौंक कर अपने आसपास देखने लगा। लेकिन रात के अंधेरे में मुझे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे मुक्ति चाहिए, मेरी मदद कर। जिसे सुनकर मैं बहुत डर गया। वो आवाज़ सुनकर मैं समझ गया था कि मेरे आसपास कोई साया है जो मुझसे कुछ कहना चाहता है। तो मैंने हिम्मत करके कहा, तू कौन है और क्या चाहता है? उसके बाद उसने बताना शुरू किया। वो मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और अपने सिर के पास हल्की ठंडक भी महसूस हो रही थी, जैसे अभी तुम सबको कुछ देर पहले अचानक से ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी। हाँ, तू सही बोल रहा है बब्बा, कुछ देर पहले से न जाने कैसे अचानक ठंड बढ़ सी गई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, दादू भैया और राजा बोले। ठंड का मौसम है तो ठंड तो लगेगी ही। इतना कहकर शंभू बब्बा ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। उसने मुझे बताया कि उसके विक्रम, प्रकाश और मुरारी नाम के 3 दोस्त थे और वो तीनों ही गरीब थे। वो खुद भी गरीब ही था, तो वो तीनों उसके बचपन के दोस्त थे। एक दिन मुरारी को एक तांत्रिक ने बताया कि उसके घर के आंगन में कहीं पर धन गड़ा हुआ है, जिसे निकालने के लिए एक तंत्र क्रिया करनी होगी जो बिना इंसानी खोपड़ी के नहीं की जा सकती। उस तांत्रिक के पास इंसानी खोपड़ी नहीं थी, इसीलिए वो तंत्र क्रिया नहीं कर सकता था। मुरारी ने वो बात हम तीनों से बताई और कहा कि अगर हम तीनों इंसानी खोपड़ी ढूंढने में उसकी मदद करेंगे तो उसके आंगन से जितना भी धन निकलेगा उसका एक हिस्सा हम तीनों को भी देगा। विक्रम, प्रकाश और मैं उसकी बातों में आकर इंसानी खोपड़ी ढूंढने में उसकी मदद करने लगे। हम चारों मिलकर इंसानी खोपड़ी ढूंढने लगे। हम बहुत से शमशान घाट भी गए और वहाँ से हमें छोटे बच्चों की खोपड़ी भी मिली, लेकिन बच्चों की खोपड़ी पर तंत्र क्रिया करके उस तांत्रिक ने साफ इनकार कर दिया। उसे किसी वयस्क महिला या पुरुष की खोपड़ी की ज़रूरत थी,
3-4 महीने तक ढूंढने के बाद भी हम चारों वयस्क इंसान की खोपड़ी ढूंढने में नाकाम रहे, जिस वजह से मुरारी हताश हो चुका था। एक दिन इंसानी खोपड़ी ढूंढने की बात पर ही मेरी और उसकी बहस हुई। मैंने उससे और उसने मुझे बहुत भला बुरा कहा और अपशब्द भी कहे। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। मैंने सोचा वो सिर्फ मामूली बहस ही है, क्योंकि उससे पहले भी हम दोस्तों के बीच कई बार लड़ाई झगड़े हो चुके थे। लेकिन कुछ दिनों बाद हम पहले जैसे हो जाते थे। उस कहासुनी को भी मैंने पहले जैसी ही कहासुनी समझ लिया और सोचा कि कुछ दिनों बाद फिर हम दोनों पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कहासुनी मेरी मौत का कारण बनेगी। मुरारी के मन में अमीर बनने का लालच आ गया था। उस दिन की कहासुनी के बाद वो मुझे अपना दुश्मन मानने लगा था। उसने प्रकाश और विक्रम को भी मेरे खिलाफ भड़काया और मुझे मारकर मेरी ही खोपड़ी पर तंत्र क्रिया करने की योजना बनाई। योजना के तहत उन तीनों ने मुझे अमावस की रात को गांव के शमशान घाट के पास बुलाया। वहां वो तांत्रिक पहले से ही मौजूद था। मेरे वहां पहुंचते ही वो शमशान घाट में बैठकर तंत्र क्रिया करने लगा। मुरारी ने मुझे अपनी बातों में उलझा लिया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही प्रकाश ने तलवार से मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसके बाद तुरंत बाद ही आत्मा यानी कि मैं शरीर से अलग हो गया। उसके तुरंत बाद ही मेरी आंखों के सामने ही मुरारी मेरा सर उठाकर ले गया और उस तांत्रिक के सामने रख दिया, जिसके बाद वो तांत्रिक मेरे सर के ऊपर तंत्र क्रिया करने लगा। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो सब क्या हो रहा है। एक तरफ मेरा बेजान धड़ पड़ा था और एक तरफ मेरे सर पर तंत्र क्रिया हो रही थी और बीच में मैं वो सब देख रहा था। मैं उस नज़ारे को बुरा सपना समझ रहा था। मैं बहुत चीखा और चिल्लाया। मैं कभी अपने धड़ के पास जाता तो कभी अपने सिर के पास जाता। तंत्र क्रिया पूरी करके वो तांत्रिक मेरा सर अपने साथ मुरारी के घर ले गया। मैं भी उसके साथ वहाँ पहुँच गया और देखा कि वो तांत्रिक मेरा सर हाथ में लिए मंत्र पढ़ता हुआ मुरारी के पूरे आंगन में घूम रहा है। उस वक्त मेरे कटे हुए सर से खून बह रहा था, जो उस तांत्रिक के हाथ से होता हुआ ज़मीन में टपक रहा था। वो तांत्रिक एक जगह रुका, जिसके बाद तीनों ने मिलकर वहाँ एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा, जिसमें से एक घड़ा निकला। उसके अंदर सोने और चांदी के गहने और सिक्के थे। जिसके बाद उन तीनों ने मेरे सर को वहाँ से बहुत दूर एक पेड़ के नीचे दफना दिया। जब मेरे परिवार वालों को मेरी मौत की खबर मिली तो उन्होंने मेरे धड़ का विधिवत अंतिम संस्कार किया, लेकिन वो मेरे सर को ढूंढने में नाकाम रहे। मैंने उन्हें अपने सर के बारे में बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बता पाया, क्योंकि वो तो मुझे देख ही नहीं सकते थे और ना ही सुन सकते थे। उन तीनों को उनके किए की सज़ा मिल चुकी है। वो तीनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं अभी भी यहीं भटक रहा हूँ। जब तक मेरे सर का विधिवत संस्कार नहीं हो जाता, तब तक मैं यहीं भटकता रहूँगा। मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। कल रात तुम जिस जामुन के पेड़ के नीचे सो रहे थे, मेरा सर वहीं पर दफन है। अगर तुम चाहो तो मुझे मुक्ति दिला सकते हो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वैसे ही वो मेरे सामने बिना सर के सफ़ेद परछाई बनकर खड़ा हो गया। उसे देखकर मुझे डर तो नहीं लगा, लेकिन उस पर तरस ज़रूर आया। वो पहली बार था जब मुझे भूत से डर नहीं लगा था। उसे मुक्ति दिलाने के लिए मैंने उसकी बात मानी और रात के अंधेरे में चुपके से उसकी बताई हुई जगह पर खुदाई करके उसकी खोपड़ी निकाल ली और एक दिन मौका पाकर विधिवत उसका दाह संस्कार किया। वो प्रेत बन चुका था। उस दिन के बाद वो मुझे दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। उस घटना के बाद मेरे मन में भूत प्रेत का डर निकल चुका था और कुछ दिन वहीं डेरा जमाने के बाद हम सभी गांव वाले वापस अपने गांव लौट गए। शंभू बब्बा ने अपनी कहानी पूरी की। वाह बब्बा, तूने आज कमाल की कहानी सुनाई है, लेकिन तूने बताया नहीं कि तू भूतों से अपने खेतों में काम कैसे करवाता था। तूने ये भी नहीं बताया कि तू अपना गांव छोड़कर इस गांव में क्यों और कैसे आया था। राजा और नीरज बोले, वो सब अब मैं फिर कभी बताऊंगा।
अब तुम में से भी तो कोई अपनी कहानी सुनाओ, शंभू पापा ने जवाब दिया। तेरी कहानी खत्म होते ही मुझे अचानक गर्मी लगने लगी। तो बिल्कुल सही कह रहा है, गर्मी तो मुझे भी महसूस हुई है, दयाराम काका और दादू भैया बोले। नीरज, तू अपनी अधूरी कहानी पूरी कर, बाकी सभी लोग अपनी कहानी बाद में सुनाएंगे, दयाराम काका बोले। मुझे भी तो सुना वो अधूरी कहानी, शंभू बब्बा बोले। नीरज शॉर्ट में शंभू बब्बा को पिछली रात सुनाई हुई कहानी सुनाता है, जिसके बाद आगे की कहानी बताना शुरू करता है। मेरे साले ने बताया कि जब उसके दादाजी ने उस छोटे बच्चे से पूछा कि तू कौन है, तेरे माँ बाप कहाँ हैं और तू यहाँ क्या करने आया है, तो उस बच्चे ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि ज़मीन पर हाथ पैर पटकते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे और खाने को दो, मुझे खाने को दो, मुझे भूख लगी है। मेरे दादाजी समझ चुके थे कि वो एक छोटे बच्चे की रूह है, लेकिन उस वक्त उन्हें ये नहीं पता था कि वो छोटे बच्चे की मामूली रूह नहीं, बल्कि कच्चा कलवा है, जो बहुत ही शरारती और नटखट होता है, जो एक बार अपनी ज़िद पर आ जाए तो अपनी बात मनवा कर ही रहता है। कच्चे कलवे को काबू में करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, वो बहुत ही शक्तिशाली और ज़िद्दी होता है। उस छोटे बच्चे की रूह कच्चा कलवा है, ये बात मेरे दादाजी को बहुत दिनों बाद पता चली थी। मेरे दादाजी उस पर चिल्लाए, अब खाना नहीं मिलेगा, तू जा यहाँ से, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे और खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, बोलता हुआ कच्चा कलवा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जब उसे खाना नहीं मिला तो वहीं पास ही सो रहे मेरे पिताजी और चाचाओं के पास गया और उन्हें नींद से जगाने लगा। जब वो नहीं उठे तो उन्हें एक दो थप्पड़ भी मारे। मेरी दादी ये देखकर उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागी, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि वो बच्चा नहीं एक रूह है, लेकिन जब तक वो उस तक पहुंचती तब तक वो वहाँ से गायब हो चुका था। ये देखकर मेरी दादी बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो पांचों उस रात नहीं सो पाए थे, क्योंकि वो कच्चा कलवा रात भर पूरे घर में दौड़ लगाता रहा, कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी रोता तो कभी खाना मांगता, कभी मेरे दादाजी के कंधे पर काटता तो कभी दादी के हाथ पर नाखून चुभाता। वो एकदम आक्रामक हो चुका था। वो मेरे पिताजी और दोनों चाचाओं को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ भी मार रहा था। रात भर वो सिलसिला चलता रहा, लेकिन सुबह होते ही वो अचानक वहाँ से चला गया, लेकिन जाते जाते कह गया, तुमने मुझे खाना नहीं दिया ना, मैं अपनी माँ से तुम्हारी शिकायत करूँगा, वो बताएगी तुम सबको। वो सभी पहले से ही डरे हुए थे, लेकिन उसकी धमकी सुनकर और ज़्यादा खौफज़दा हो गए। उस रात की घटना से मेरी दादी बहुत ज़्यादा डर गई थी। उन्होंने मेरे दादाजी को बहुत समझाया कि वो जगह छोड़ दे, लेकिन वो किसी भी कीमत पर वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे। दादाजी की ज़िद के आगे दादी को हार माननी पड़ी, लेकिन दादाजी को क्या पता था कि आने वाली रात पिछली रात से और ज़्यादा खौफनाक और भयानक होने वाली है। मेरे दादाजी दिन में एक तांत्रिक के पास गए और उसके पास से भभूत और सबके लिए ताबीज़ ले आए। उन्होंने पूरे खेत और घर में भभूत छिड़क दी और सबको ताबीज़ बांध दिए। भभूत छिड़क कर और ताबीज़ बांध कर मेरे दादाजी बेफिक्र हो गए थे। पिछली रात की तरह उस रात भी वो सभी खाना खाकर सोने की तैयारी में थे। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे घर के बाहर बहुत सी औरतें इकट्ठा हैं। उन्हें उनकी पायलों की छन-छन और चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के बाहर सैकड़ों औरतें हैं, जिनमें से कुछ आपस में बातें कर रही हैं। कोई हंस रही है, कोई रो रही है, तो कोई चीख और चिल्ला रही है। वो आवाज़ें सुनकर मेरे दादाजी समझ चुके थे कि वो औरतें नहीं बल्कि चुड़ैलें हैं। उन्हें उनसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन मेरी दादी बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो इस बात से हैरान थे कि उन्होंने दिन में पूरे खेत में भभूत छिड़की थी, तो फिर वो चुड़ैलें कैसे आ गई। मेरे दादाजी बाहर जाकर देखना चाहते थे कि वो कितनी हैं और क्या कर रही हैं, लेकिन मेरी दादी ने उन्हें बाहर जाने नहीं दिया। जैसे तैसे रात बीत रही थी, वैसे वैसे उनकी भीड़ बढ़ती जा रही थी।
फिर वो शादी में गाए जाने वाले गीत और गारियाँ गाने लगी। उनके गीतों से ऐसा लग रहा था जैसे किसी को हल्दी लग रही है। मेरे दादाजी उनके गीतों को ध्यान से सुनने लगे, लेकिन वो अचानक चौंक गए क्योंकि वो मेरे दादाजी का नाम लेकर गारियाँ गाने लगी। ज़बरदस्ती हमारे घर में आया है, तेरा नाश हो, तेरा वंश खत्म हो। वो सुनकर दादाजी बहुत ज़्यादा घबरा गए, लेकिन उनके पास ताबीज़ थी, इसलिए वो उसकी शक्ति पर भरोसा करके घर से बाहर निकले। लेकिन बाहर निकलकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ एक औरत कुछ दूरी पर दुल्हन की तरह सजी खड़ी थी, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। एक बार ये सभी बैठ जाते हैं तो उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। इन्हें समय का ख्याल ही नहीं रहता। लगता है ये सभी अपना घर द्वार त्याग कर यहाँ आते हैं। अंदर से सोनाबाई चिल्लाती है, लगता है आज फिर तेरी कहानी अधूरी रह जाएगी। दादू भैया बोले। वो सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन शंभू बब्बा वहीं बैठे रहते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद वो बोले, जिसकी सुनाई हुई कहानी तेरा पड़पोता कल सुना रहा था, वो आज भी यहाँ आया था, लेकिन तेरे पड़पोते को यहाँ न पाकर वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप चला गया। वो कोई मामूली भूत या प्रेत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पुराना और शक्तिशाली खबीस है, जो अपनी कहानी सुनाना चाहता है। अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो तेरे पड़पोते का पीछा नहीं छोड़ेगा। जब वो आया था तब हल्की ठंडक महसूस हुई थी, और उसके जाने के बाद ठंडक खत्म हो गई, जिस वजह से यहाँ बैठे सभी लोगों को हल्की गर्माहट का एहसास हुआ था। इतना कहकर कल आने का वादा करके शंभू बब्बा भी अपने घर चले गए। आज की चौपाल के उठने का समय हो चुका है। आपको आज की चौपाल कैसी लगी, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप में से कोई ये जानता हो कि होरा क्या होता है, तो उसके बारे में भी कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको आज की चौपाल की कहानियाँ पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इस चौपाल से जोड़ सकें हम। तो मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से अगली चौपाल में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।